अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने CS 636 के वीक 8 को कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपने वीक 9 को, जो कि आपके टॉपिक नंबर 66 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी हेडिंग है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। ठीक है, इस पे चलते हैं। क्या है जी, कंपोनेंट्स ऑफ VDMSL। इसके जो हमने सेक्शंस थे वो पिछली वीडियो में कवर किए थे। सेक्शन भी आपके पास 4 गिवन थे। सबसे पहला ऑपरेशनल हेडर था, उसके बाद एक्सटर्नल क्लास थी, उसके बाद प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, ये 4 सेक्शन थे और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा वीक 8 की स्लाइड्स में से। लेकिन ये वीक 9 के अंदर हम किस चीज़ को देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ VDMSL को। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट VDMSL स्पेसिफिकेशंस आर डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट, यानी सबसे पहले कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसकी स्टेट डेफिनेशन यानी उसकी स्टेट्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसका फंक्शंस और देन ऑपरेशंस। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये पेपर में आती हैं। बाकी वो जो तकरीबन प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो उसमें से कुछ भी नहीं आता, ना MCQs में आते हैं। MCQs अगर आ भी जाएँ तो 1-2 सिर्फ हो जाएंगे रिपीट। ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं ना वो इस तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये आप ना शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से लाज़मी करके जाइएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जी, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड टाइप्स को हमने इस मतलब डिक्लेयर करना होता है। देयर इज़ वन और मोर कंपोनेंट्स टू द स्पेसिफिकेशन व्हिच मस्ट कम एट द बिगिनिंग। दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ एनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। इसके अंदर ये जो आपको सिग्नल का कीवर्ड नज़र आ रहा है ना, ये बस इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि एक और कंपोनेंट से होता है जो कि स्पेसिफिकेशन के स्टार्ट में हम लोगों ने लिखना होता है। इसको यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के थ्रू हम लोग बताते हैं। ये वो डाटा टाइप होते हैं जो कि यूज़र खुद डिफाइन करता है आपको। मतलब यूज़र डिफाइंड टाइप सच एज़ सिग्नल, ये जो सिग्नल का कीवर्ड दिया हुआ है ना, कैन बी डिफाइंड इन अ VDMSL स्पेसिफिकेशन। ये जो हाइलाइट हुए हुए हैं ना, ये MCQs के लिए लाज़मी कर लीजिएगा कि वो पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ना यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, या वो डायग्राम देके पूछ सकते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप सच एज़ डैश कैन बी डिफाइंड इन अ VDMSL स्पेसिफिकेशन। तो इसकी जगह ये क्या है यहाँ पे, ये जो सिग्नल का कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? ये आपने अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं द डैश, ये जो टाइप क्लास है ना, यहाँ पे उन्होंने डैश दी हुई थी। ये MCQs गिवन था फाइनल के अंदर। द डैश टाइप क्लास इन द एप्रोप्रिएट प्लेस टू डिफाइन अ न्यू टाइप्स। कौन सी क्लास हमने यूज़ करनी होती है, हमने ऊपर भी इस तरह का कुछ मिलता जुलता पिछले वीडियोस में आई थिंक सो पढ़ा था कि ये जो टाइप क्लास यूज़ करते हैं हम हमेशा ना डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, द टाइप क्लास इन दी इज द एप्रोप्रिएट प्लेस टू डिफाइन द न्यू टाइप्स, है कि टाइप क्लास के अंदर हमने न्यू टाइप्स डिफाइन करनी होती है। द सिग्नल टाइप इज डिफाइंड एज, हम इसको कैसे शो करेंगे, ये सिग्नल के अंदर इक्वल टू, देन, इंक्रीज, डिक्रीज और ये डू नथिंग वगैरह हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये टाइप क्लास के अंदर हमने दी हुई हैं, ठीक है? ये आपने अपने माइंड में रखना है सही से। इस तरह की चीज़ें ना वो MCQs में पूछ लेते हैं, बाकी डिटेल्स किसी ने नहीं पूछनी है आपसे। ठीक है, आप बस मेन टॉपिक और इन चीज़ों पे फोकस रखें। सिग्नल टाइप को टाइप कंस्ट्रक्शन के ज़रिए डिफाइन किया जाता है और इसे हम इन्यूमरेटेड वैल्यूज़ फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। इन्यूमरेटेड वैल्यूज़ कौन सी हैं आपकी, अब ये जो इंक्रीज, डिक्रीज, डू नथिंग, ये सारी जो है ना, ये आपकी इन्यूमरेटेड वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। इन इन्यूमरेटेड वैल्यूज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कोड टाइप्स भी कहते हैं इनको। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको भी MCQs के लिए देख लीजिएगा कि ये जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज सच एज इंक्रीज, डिक्रीज, डू नथिंग are called code types, and a type such as signal is a union of code types। यानी वो सारी क्या है, ये code types है और इन सब का यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ code types हम लोग इनको कहते हैं VDM के अंदर, यानी व्याना डेवलपमेंट मेथड के अंदर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं कि कोड टाइप आपके पास सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये ना, ये जो आपको डिफाइन किया गया है ना, डिफाइंस अ सिंगल वैल्यू, ये सिर्फ एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा आपके पास एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सिर्फ वही वैल्यू, सिर्फ एक ही मतलब आपके पास वैल्यू, एट द सेम टाइम डिफाइन अ टाइप कंटेनिंग जस्ट दैट, उसके अंदर यानी एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ठीक है? ये आपने माइंड में रखना है अपने। सिग्नल टाइप असल में मल्टीपल कोड्स टाइप का यूनियन होता है। ये वैल्यू UML डायग्राम से मैच करती है आपकी। ये आप पढ़ लेंगे ना तो आपका ये चीज़ कवर हो जाएगी। बाय कन्वेंशन टाइप नेम बिगिन विद द अपर केस लेटर। आपका जो ये टाइप नेम है ये हमेशा अपर केस लेटर्स पे होगा। जब भी किसी यूज़र डिफाइंड टाइप को डिक्लेयर करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज कैपिटल होगा, ठीक है? ये आपने अपने माइंड में रखना है MCQs के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है जी निल वैल्यूज़। निल वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं अब? जैसे कि नाम से शो हो रहा है,
अगर हम किसी भी वेरिएबल को नील अलाउ करना चाहें तो टाइप को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं। नील वैल्यूज के लिए क्या करते हैं, हम उसको ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने ना उर्दू में नीचे लिखा हुआ है, नील वैल्यूज इज डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है। एन जो है वो इंटीजर है, जी सॉरी एन जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जी इंटीजर्स। अगर इनको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो दैट्स मीन के नेचुरल नंबर्स या इंटीजर में नील या अनडिफाइंड वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो बस हम ये चीज़ बता रहे हैं कि इसमें वो वैल्यूज भी आ सकती हैं जो या तो नील हो या अनडिफाइंड हो। तो ये इसका ना नील वैल्यू की मेन जो एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रूविंग द इंक्यूबेटर सिस्टम। ये फिर से वही इंक्यूबेटर सिस्टम वाला आ गया जो हमने कल स्टार्ट किया था। इसमें वो क्या कह रहे हैं, मेकिंग द सॉफ्टवेयर मोर रियलिस्टिक, कि सॉफ्टवेयर का जो हमने उसको एक मोर रियलिस्टिक टच देना हमने सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर विल आल्सो कंट्रोल हार्डवेयर वगैरह, ये सारा उसमें बता रहे हैं। एनहेंस अवर सिस्टम, द सॉफ्टवेयर विल आल्सो रिकॉर्ड द करंट टेम्परेचर of the system but also control the hardware, and our new system will also behave a bit more realistically in regard to the initial temperature of incubator। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इंक्यूबेटर सिस्टम को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी अच्छे से कंट्रोल करेगा और इनिशियल टेम्परेचर को भी रियलिस्टिक तरह से हैंडल करेगा। बस ये वो इस पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये फिर से वो यूएमएल डायग्राम का आ रहा है, इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा इसकी डिटेल्स में जाना है ना तो आप बेशक इसको ना देख लें। वो सर की वीडियोस में भी ना सर ने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आता है, तो लिहाजा मैं इन चीज़ों को स्किप कर रही हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने सर ने कहा था, जो सर ने बोला हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यूएमएल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल टाइप, इसमें क्या, अ टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ऑफ नेम्ड वैल्यूज इज ऑफन रेफर्ड एज इन्यूमरेटेड टाइप्स। जिसमें स्मॉल नेम्ड वैल्यूज हो वो आपकी कौन सी टाइप होती है, इन्यूमरेटेड। जहाँ टाइप डिफाइन की हो वहाँ इन्यूमरेशन को भी डिफाइन, जहाँ हमने टाइप डिफाइन करनी है वहाँ हमने इन्यूमरेशन को भी डिफाइन करना है। ये मतलब था बस। और सिग्नल इज अ यूनियन ऑफ कोर टाइप्स, यानी वही चीज़ें वो जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं डेफिनेशन में। तो इसको इग्नोर करते हैं, टाइम वेस्ट करने का इस पर भी फ़ायदा कोई नहीं। स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ कंट्रोलर सिस्टम, इसको देखते हैं ये अब क्या है हमारा। अच्छा, इसमें ना वो बता रहे हैं, स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम, देयर नाउ नीड टू बी टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। ये भी आपने ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए माइंड में रखना है और एमसीक्यूज के लिए भी, कि सिस्टम की स्टेट में दो चीज़ें होंगी। कौन सा होगी दो चीज़ें, या तो उसका जो एक फर्स्ट है क्या है, वन टू होल्ड द एक्चुअल टेम्परेचर, कि उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है, और दूसरी चीज़ क्या है, जो रिक्वेस्टेड टेम्परेचर, कि जो हमें टेम्परेचर चाहिए, रिक्वेस्टेड टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर। ये वो इंक्यूबेटर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि इसमें हमने टू कंपोनेंट्स के ऊपर ना ये इसकी स्टेट के अंदर जो दो कंपोनेंट्स में हम बात कर रहे हैं, तो बस ये बताया मैंने इसके अंदर। नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे ना उन्होंने स्टेट डिफाइन की है। स्टेट डिफाइन करने के बाद रिक्वेस्टेड टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर, ये बस दो कंपोनेंट गिवन की हैं। अगला अगला जी, ये आपके पास इन्वेरिएंट एंड टू कंजंक्ट्स, जो आपके पास कंजंक्शन कह लें इनको। और ये क्या है, इन्वेरिएंट के अंदर, इन्वेरिएंट मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ये INV का। इसमें उन्होंने क्या बताया, अब इन्वेरिएंट में दो कंडीशंस होती हैं जो कि एंड से जुड़ी होती हैं आपकी, क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स दो है आपके पास, यानी मेक फंक्शन का एक मेक, यानी ये MK जो फंक्शन है आपका, मेक फंक्शन की इनपुट भी दो ही होगी आपके पास। स्टेट वेरिएबल्स जो दो यूज हो रहे हैं, इसलिए जो मेक फंक्शन की इनपुट है वो भी आपके पास क्या होगी, दो। तो इस तरह की चीजें ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ लीजिएगा। नाउ देयर आर टू इनपुट्स टू द मेक फंक्शन, तो ये आप देख लीजिएगा, ये हमने दो इनपुट्स दिए हैं, एक R दिया है और एक A दिया है। ठीक है, और ये डेल्टा का सिंबल था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन रेंज फंक्शन। ये क्या कह रहा है जी, अगर आउटपुट रेंज में है तो ट्रू, अदरवाइज यानी अगर आउटपुट आपकी रेंज में लाई कर रही है तो ट्रू है, अदरवाइज अगर आपकी आउटपुट उस रेंज से बाहर चली गई है तो वो रिजल्ट फॉल्स हो गया। यानी अगर इजी वर्डिंग में इसको कहा जाए तो ये क्या कहेगा कि जी इन रेंज फंक्शन ये चेक करता है कि वैल्यू मिन और मैक्स के दरमियान है। यानी जारी बात है, अगर हमने दो रेंजेस बता दी हैं, एक मिनिमम वैल्यू बता दी और एक मैक्सिमम, द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू इज इट विद इन द रेंज। ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ था,
फाइनल के एमसीक्यूज में भी। जैसे आपको भी देख के भी पता चल रहा है, हम रेंजेस क्यों डिफाइन करते हैं, किस रेंज से बाहर ना जाए। तो अगर इनपुट आपकी जो आउटपुट आई है वो इन दो रेंजेस के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब कि वो ट्रू है सिस्टम, ठीक है, रिटर्न यानी वैल्यूज ट्रू है। लेकिन अगर वो इस रेंज से बाहर चली गई तो क्या करेगा, रिजल्ट फॉल्स कर देगा, ठीक है। बस ये चीज़ उन्होंने इस चीज़ में बताई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी, यूज ऑफ इन रेंज फंक्शन, यानी इसी को बस बताया ना क्या हमने यूज किया जी, यूज ऑफ इन रेंज फंक्शन। इन रेंज फंक्शन यूज करने से इनवेरिएंट ज्यादा रीडेबल हो जाता है आपका, और फंक्शन को दोबारा कहीं और भी यूज किया जा सकता है। बस वो उन्होंने ना यहाँ पे मेन किया हुआ है, बताया हुआ है, दिस मेक द इनवेरिएंट मोर रीडेबल एंड आल्सो हैज द एडवांटेज वी कैन रीयूज, यानी एक तो वो रीडेबल मोर रीडेबल हो जाएगा और दूसरा रीयूज। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ इन रेंज फंक्शन बताएं फंक्शन उस इन्वेरिएंट को यूज करने से। ये तो आपने ना ये दो डिफरेंस याद रखने हैं, एक तो मोर रीडेबल हो जाता है, दूसरा उसको रीयूज करना इजी हो जाता है, हम डिफरेंट कंडीशंस में ना उसको रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन। अब इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करता है, सिंस बोथ आर रिक्वेस्टेड टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर विल बी अनडिफाइंड एट द पॉइंट व्हेन द सिस्टम इज क्रिएटेड, दिस शुड बोथ बी सेट टू नील, यानी स्टार्ट में क्योंकि दोनों हमें नहीं टेम्परेचर पता होते इसलिए स्टार्ट में दोनों को हम लोग नील सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ये बताया मैंने, और नीचे यूज किया उन्होंने थोड़ी कोडिंग टाइप की ना दी हुई है एक्सप्लेनेशन। तो ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन उन्होंने INIT यूज किया हुआ है, यानी जब सिस्टम क्रिएट होता है एक्चुअल टेम्परेचर भी नील कर देंगे और उसके बाद जो उसका रिक्वेस्टेड टेम्परेचर है वो भी नील होगा, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन फंक्शन दोनों को नील सेट कर देता है। तो बस ये बताया मैंने। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन ऑफ द इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम। वो भी इन्होंने क्या बताया, इट इज गोइंग टू नेसेसिटी टू प्रोवाइड एन ऑपरेशन दैट कैन बी यूज एट द इनिशियल टेम्परेचर सिस्टम, दिस विल बी इन्वोक्ड बाय द हार्डवेयर व्हेन इनक्यूबेटर हैज एस्टैब्लिश्ड द स्टेडी इनिशियल टेम्परेचर। यानी सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो बस ये बता रहे हैं कि अब ना हमें सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ना ऑपरेशन चाहिए होंगे, वो हम यूज करेंगे इसके अंदर, डिफरेंट ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करके ना हम सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। सेट द इनिशियल टेम्परेचर, द ऑपरेशन स्पेसिफाइड नाउ, इसमें ये उन्होंने स्टार्ट में उन्होंने स्टेट डिफाइन किया ऑपरेशन को, देन एक्सटर्नल क्लास, फिर उसके बाद प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, जैसे वो ऊपर हमने 4 सेक्शन पढ़े थे ना, तो वो बस ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ चेंज क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज आपके पास आपको क्या डिफाइन कर रहा है कि रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्टेड टेम्परेचर को स्टोर करता है। सबसे पहले आपके पास ये रिक्वेस्ट चेंज क्या है, रिक्वेस्टेड टेम्परेचर को हमारे पास स्टोर कर रहा है उधर, और एक्चुअल टेम्परेचर को थोड़ा उसको ना कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज नहीं करेगा, सॉरी, एक्चुअल टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, ये उन्होंने एक्चुअल टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है। ये कंजंक्शंस वगैरह है, इनमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता, तो बस इसको ना आप एक नज़र पढ़ लें, अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है एमसीक्यूज के लिए, आपको लगता है कि आ सकता है, तो वो बस आप एक नज़र देख लें। ये इंक्रीमेंट वगैरह और डिक्रीमेंट रीड ऑपरेशंस का आप बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टेम्पलेट ऑफ फॉर VDMSL जनरलाइज टेम्पलेट, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आता तो है कोई नहीं। जनरलाइज टेम्पलेट क्या, स्पेसिफिकेशन, नॉट एवरी क्लास वुड नेसेसरली अपीयर इन एवरी स्पेसिफिकेशन। ओके, ये भी एक नज़र देख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना वो सिंपल टेम्पलेट बता रहे हैं कि VDMSL स्पेसिफिकेशन एक जनरल टेम्पलेट को फॉलो करती है। ये टेम्पलेट हमें बताता है कि स्पेसिफिकेशन के पार्ट किस ऑर्डर में जो है ना वो लिखे जाते हैं। ये बस उन्होंने ना वो एक टेम्पलेट गिवन किया हुआ है, लेकिन जो हर स्पेसिफिकेशन में तमाम क्लासेस का होना ज़रूरी नहीं होता, कुछ क्लासेस सिस्टम की ज़रूरत के मुताबिक हम स्किप भी कर सकते हैं, तो बस ना वो आपको यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्लूडिंग कॉमेंट्स। अभी ये कमेंट्स क्या चीज़ होते हैं, कमेंट्स के ना ये बस ये वाली लाइन आप माइंड में रखिएगा। ये क्या है जी, दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कमेंट। अब कोई भी, जैसे आपने अगर ऊप पढ़ी हुई है, CS 304 वगैरह पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा हम कमेंट्स कैसे लगाते हैं। इसी तरह PHP या आपके पास वो विजुअल स्टूडियो है तो डबल स्लैश लगा देते हैं। इस तरह वहाँ पे यहाँ पे बस बता रहे हैं कि अगर हमने किसी भी लाइन पे कमेंट देना हो ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये डबल जो है ना आपके पास बार्स जो हैं ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये डबल बार्स को जब यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपके पास कमेंट बन जाता है। बस ये बताया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं जी, वो यहाँ पे टेम्पलेट किया हुआ है स्पेसिफिकेशन इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इसको। नेक्स्ट ये अब यहाँ से वीक 10 स्टार्ट हो रहा है, ये इधर तक ही था वीक आपके पास 9।
तो ये इस तरह की चीज़ें पेपर में कोई नहीं आती, तो बस अगर आपने पढ़नी भी हैं तो वैसे बस अपनी एक सैटिस्फैक्शन के लिए इसको देख लें। बाकी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।